सपोर्ट करते हैं आप, अगर लेती हैं कुछ तो अच्छी बात है हमारे लिए। मैं खुद कहती हूँ कि क्विज़ेस होने चाहिए। नहीं, चलें हमें तो स्टूडेंट्स, फायदा ये ही है, स्टार्ट कर। हमारी एग्जाम की वेटेज कम हो जाएगी फाइनल की। हम्म। ओके जी स्टूडेंट्स, आज हमने करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका इंट्रोडक्शन तो दे दिया था लास्ट क्लास में। जी अब कोई आवाज नहीं आ रही मुझे। What is a normal distribution? Normal random variable, normal Ma'am, probability it is density a function. continuous probability distribution for a real valued random variable. Continuous, हाँ, continuous probability distribution है. Normal distribution is a continuous random variable, and if a random variable has the PDF of exponential type, this type, then the random variable is called the normal random variable, and the distribution is called normal probability distribution. This PDF is used to find the probabilities of a random normal डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हमने इसकी की थी, एग्जांपल्स थी, और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज थी कि इट इज अ प्रॉपर बेल शेप्ड कर्व, स्क्यूनेस इसकी 0 होगी, और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा कभी, यानी सिमेट्रिक होगा अबाउट द लाइन दैट पासेस थ्रू द मीन, और मीन इसका बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे सेंटर पे लाई करेगा। मीन इसका म्यू से डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से या सिग्मा से डिनोट करेंगे, एस सिग्मा से डिनोट करेंगे, ये मैं नोटेशन ठीक कर लेती हूँ। द हाईएस्ट पॉइंट इन द नॉर्मल कर्व इज एट द मीन, और मीडियन और मोड तीनों इसके सेम पॉइंट में होंगे, ये बता दिया था। और न्यूमेरिकल वैल्यू कोई, इसका मीन कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। और स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली स्प्रेड ऑफ द डेटा को शो करता है कि कितना कर्व आपकी, उसकी विड्थ क्या है। जितना ज़्यादा कर्व फ्लैट होगा उतना ही उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा, और जितना फ्लैट कम होगा उतना ही लॉन्ग होगा, उतना ही आपके पास ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। एरिया अंडर द कर्व हमेशा 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब मीन के लेफ्ट साइड पे एरिया 0.5 है और राइट साइड पे एरिया 0.5 है, ये हम बार बार यूज कर रहे होंगे। एम्पिरिकल रूल भी हमने कर लिया था कि इतने % वैल्यूज म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के लाई करती हैं, और इतने 95.44% यहाँ लाई करती हैं, और यहाँ लाई करती हैं। इसके बाद हम करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि बेसिकली मेरे पास ये पीडीएफ है, इसमें मैं ये करती हूँ 1/2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा e की पावर -1/2 x माइनस म्यू समेशन स्क्वायर, ये है मेरे पास इस चीज के इक्वल। तो मैं अब एक ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ। दिस ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्स मी इन कैलकुलेटिंग द एरिया इंटीग्रेटिंग। जब मैंने z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर समेशन सिग्मा किया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जगह अब मैं z यूज करूंगी, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू ओवर। हाँ जी, क्या होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्या प्रॉपर्टीज है? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अफेक्टेड बाय द स्केलिंग एंड द शिफ्टिंग। तो ये आ जाएगा 1 सिग्मा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज म्यू, म्यू ही, क्योंकि x को ही हम की एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही म्यू कह रही हूँ, तो ये चीज मेरे पास 0 आ गई। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z या z का मीन मेरे पास 0 के इक्वल आ गया, जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया। और अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा समेशन, सॉरी समेशन मैं कह रही हूँ, ये सिग्मा है। अच्छा, जब मैं ये कहती हूँ कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अनअफेक्टेड बाय द शिफ्टिंग। शिफ्टिंग से ये अनअफेक्टेड रहती है, और ये इक्वल आ जाएगा 1 प्रॉपर्टीज अगर हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो इक्वल है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के इक्वल है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को ऑफ x को हम सिग्मा से, तो ये इक्वल आ गया 1 के। तो जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, तो ये सिग्मा मेरे पास 1 के इक्वल आ गया, ये म्यू 0 हो गया, ये भी म्यू हो गया। तो ये चीज मेरे पास बन गई f ऑफ z के इक्वल, विच इज 1/2 पाई e की पावर -1/2 z का स्क्वायर। तो ये है, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसको हम कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास, इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1 है और इसका मीन इक्वल टू 0 है। अब हम जो अपनी कैलकुलेशंस करेंगे वो इसकी बजाय हम ये यूज कर रहे होंगे, यानी इंटीग्रेशन अब हमने करनी है। अगर हमें ये फाइंड करना है एरिया अंडर द कर्व, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जी डी जी को करेंगे, विच शुड बी इक्वल टू, ठीक है। अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल random variable which is given as z is equal to x minus mu over sigma, so that our mean is now changed to 0 of the new standard normal random variable, और standard deviation is changed to 1, तो 0 और 1 बन गया। तो हमारी अब सारी कैलकुलेशंस इसके साथ होंगी। टेबल मैंने आपका फाइल्स का सेक्शन है, उसमें क्लास मटेरियल के फोल्डर में जी टेबल के नाम से होगा, मैंने अपलोड किया, आप लोगों ने उसको जाके डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये टेबल अब हमने बार बार यूज करना है। और ये टेबल को रीड कैसे करना है, ये बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटीज दे रहा है, और प्रोबेबिलिटीज का मतलब है एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन के अंडर जितना भी एरिया है, और ये एरिया हमेशा आपको टेबल देगा फ्रॉम 0 टू दैट वैल्यू, टू द गिवन वैल्यू ऑफ जी। और चूंकि कर्व सिमेट्रिक है, तो z टू 0 टू z जो एरिया होगा वही 0 टू माइनस z होगा, सेम एरिया होगा। तो टेबल आपने नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी यही टेबल यूज करना है और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए भी यही यूज करना है। आप टेबल को हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है, ये जरा एक दफा आप गौर कर लें, इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दोबारा इसकी तरफ आएंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले दफा जरा आप गौर कर लें कि अगर z की जगह मेरे पास वैल्यू है 1.96 कि z 0 टू 1.96 तक आपने एरिया फाइंड करना है या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपने 1.96 को ब्रेक करना है अप टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। फर्स्ट डेसिमल प्लेस इसकी क्या है, 1.9 तक और प्लस 0.06। इसको आपने देखना है इनटू कॉलम और इसको आपने देखना है रो वाइज। अब कॉलम में 1.9 आप देखें कहाँ लाइक कर रहा है, तो वो ये लाइक कर रहा है, और 0.06 कहाँ लाइक कर रहा है, वो लाइक कर रहा है ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में, ये है पॉइंट, ये 1.9 है, वो 0.06 है, इनके इंटरसेक्शन में आपके पास वैल्यू आ रही है, यानी कि एरिया आ रहा है 0.4750, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.4750। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से अगर आपको कैलकुलेट करना है -1.96 से एरिया 0 तक, तो आप -1.96 की बजाय 1.96 ही फाइंड करेंगे, वो भी आपको सेम एरिया ही देगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक की वजह से आपकी बहुत सी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती हैं। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.4750। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है इस बात की? ये क्या एरिया होगा? ये नेगेटिव वाली बात दोबारा बताइए। नेगेटिव, ये देखिए ये 0 है ना, 0 के इस तरफ अगर 1.96 एरिया वही होगा जो कि -1.96 के साथ होगा। सिमेट्री की वजह से ये एरिया सेम आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव हो, वो आपको सेम एरिया देगी, तो आप उसको पॉजिटिव के नीचे ही देखेंगे। नेगेटिव के लिए अलग टेबल नहीं है, वो भी यही टेबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यही टेबल है। यानी -1.96 से 0 तक का एरिया वही होगा जो 0 से 1.96 का है, तो हम इसको 1.96 के अंडर एरिया के अंडर ही देखेंगे। ओके, अच्छा, अब ये एरिया कितना है, -इन्फिनिटी से 0 तक का एरिया या प्रोबेबिलिटी? हम्म 0.5 0.5 और ये भी 0.5, क्योंकि हमारे पास टोटल जो है 1 है। वो 1 है, और हमने इसको किया है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है 0, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है तो म्यू इसका 0 के इक्वल है, और 0 के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। तो 0 पे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 0.5 लेफ्ट साइड पे एरिया होगा और 0.5 राइट साइड पे एरिया होगा, प्रोबेबिलिटी आप इसको कह लें। ठीक है जी स्टूडेंट, ये समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जांपल 1 की तरफ। एग्जांपल 1 जरा आप लोगों ने साथ साथ अब करनी है, टेबल भी पढ़ना, टेबल से इसकी वैल्यूज करेंगे। रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with mu is equal to 100 and variance is equal to 225. Find the following probabilities. First part है probability of x is less than equal to 92.5. जी कंटिन्यूस के केस में हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं?
कंटिन्यूस के केस में कैसे प्रोबेबिलिटीज फाइंड की जाती हैं? मैम वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसमें तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड ही नहीं किया। इसमें तो डेंसिटी, अगर डेंसिटी फंक्शन गिवन हो तो फिर कैसे करेंगे? ये किसके इक्वल होगा? 92.5 का क्या मतलब है? माइनस इन्फिनिटी 92.5 और f ऑफ x डेंसिटी फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है, और यहाँ डेंसिटी फंक्शन आपके पास गिवन है पीछे जो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था, 1 सिग्मा 2 पाई स्क्वायर दी रूट e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट करना है। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट टेबल से रीड करेंगे। टेबल बेसिकली आपको ये इंटीग्रेशन ही दे रहा है, लेकिन 0 टू दैट नंबर दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी एक्सपोनेंशियल में भी और यूनिफॉर्म दोनों केसेस में हमने इंटीग्रेट ही किया था वैल्यूज पे डेंसिटी फंक्शन को, लेकिन नॉर्मल के केस में हम इसको टेबल के साथ रीड करके लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी काम हो जाता है इंटीग्रेशन का इस केस में। तो मेरे पास तो सबसे पहला काम मेरे पास ये है कि मुझे कन्वर्ट करना है x को into z. So the first step is to convert the random variable x into standard random variable, which is z, which is given as x minus mu over sigma. Now x is here in the first part, x is 92.5 minus mu is 100. This standard deviation is the square root of 225, which is 15. Right? So it is 15. Now it is equal to minus 7.5 over 15, which is minus 0.5. 0.5. Okay. Now I have to calculate now x less than equal to 92.5, which is basically z less than equal to minus 0.5. So now I have converted the random variable into the standard normal random variable. So the next step is to draw the area and then shade the required region. और उसके लिए सबसे पहले ये है x को अगर मैं करूं और ये z, x का मीन है 100 और ये है 92.5, और अगर मैं इसको z में कन्वर्ट कर लूं तो ये 0 आ गया और ये है -0.5, राइट। तो एरिया कौन सा आएगा? z is less than equal to -0.5. Greater than positive 0.5. X greater than, z is less than equal to -0.5. कौन सा एरिया आ रहा है? टेबल से जो वैल्यू लेंगे वो z greater than 0.5. ये अभी है, तो आप पहले ये रीजन को तो शेड करें ना कि आपका रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है। ये रीजन आ गया, ठीक है। z is less than -0.5, तो ये एरिया मेरे पास बन गया। अब टेबल से जो मुझे वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी 0 to 0.5 मिल सकती हैं, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए -∞ से -0.5 तक, यही चाहिए ना रिक्वायर्ड रीजन, -∞ से -0.5 तक ये वैल्यू, ये रीजन चाहिए मुझे इसके इंटीग्रल। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं जो मुझे नोन चीज है वो ये है कि -∞ से 0 तक के एरिया में से अगर मैं माइनस कर दूं -0.5 और तो ये बन जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड एरिया मेरे इसके इक्वल आ जाएगा कि इस एरिया में से मैं ये वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। डायरेक्टली क्यों नहीं ले रहे? डायरेक्टली इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि टेबल में हमें वैल्यूज 0 टू दैट पॉइंट गिवन है, वो -∞ टू दैट 0 -0.5 नहीं गिवन, ठीक है, ये ज़हन में रखना है आपने। टेबल में जो इंटीग्रेशन होके एरिया आपके पास आ रहा है ना वो 0 टू दैट नंबर आ रहा है, तो हम इसको जब भी आपको वैल्यूज गिवन होगी तो आप 0 टू दैट नंबर लिख के करेंगे, उसको आप उसमें कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, किसमें से सब्ट्रैक्ट करें। अब मुझे ये पता है कि ये 0.5 के इक्वल है, ये एरिया मैं टेबल से देखूंगी और जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास रिक्वायर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी। ये तो 0.5 है। अब मुझे देखना है -0.5 से 0 तक का एरिया, तो -0.5 देखेंगे
या 0.5 देखें, एक ही बात है। तो -0.5 या 0.5 को देखेंगे, 0.5 से लोकेट करेंगे और आगे है सेकंड प्लेस पे है 0 0, तो ये मेरे पास एरिया आ गया 0.1915। ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन में आपने देखना है 0.1915। सो -0.191। क्या बात है, आज तो आप लोग आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शायद, तो ये चलें 0.3085 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पता चल गया ये कैसे किया। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 107.5। अच्छा, आप अपने इसमें कंटिन्यूस के केस में मैंने आपको बताया था कि आप ये इक्वल टू का साइन लिखें या ना लिखें, इससे एरिया पे या प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके थे। सो इन द सेकंड केस माय z इज इक्वल टू 107.5 माइनस 100 ओवर। अब स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ये हो गया 7.5 ओवर 15 विच इज 0.5। सो मेरे पास है x is less than 107.5 which is equal to probability of z is less than 0.5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आई हैव टू ड्रॉ द रीजन। ये x है और इसमें म्यू है 100 और ये है 107.5। ये 0 आ गया अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया रैंडम वेरिएबल में, और ये है 0.5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 0.5। किसके इक्वल है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.5 तक। यस, दिस होल रीजन, ये सारा इसमें आ जाएगा। आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे फिर? 0.5 plus the portion that is from 0 to 0.5. दिस प्लस 0 to 0.5, ऐसा ही होगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का है 0.5 प्लस, अब 0 से 0.5 है, मैं टेबल में इसको देख सकती हूँ क्योंकि एक पॉइंट मेरा 0 के ऊपर है। तो 0.5 का देखूं या -0.5 का देखूं, वो सेम आएगा, वो भी यही आएगा। ये बनेगा 0.1915 विच इज इक्वल टू 0.6915। ओके, मैम ये 0.1915 आया था, ये एक दफा रिपीट कर सकती हैं, कैसे आया था? ये आया था, ये मैंने देखना है 0.5 को देखना है अंडर दिस 0.5 है, तो टेबल मुझे हमेशा 0 टू दैट नंबर देगा, यानी 0.5 तक एरिया देगा। माइनस इन्फिनिटी उसमें शामिल होगा, 2 पॉइंट्स, उनमें से एक होना, 0 का होना जरूरी है उस पॉइंट का। ठीक है, तो ये 0.5 को मैं देखूंगी, आगे इसके 0 है तो 0.5 को देखूंगी 0 के अंदर, इन दोनों की 0.5 में कॉलम वाइज देखूंगी, रो वाइज में देखूंगी 0.00, इनकी इंटरसेक्शन में आ रहा है 0.1915। ठीक है, तो ये बन गया 0.1915। ओके यस मैम, दानिश, यस मैम, आ गई सर। दानिश again। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। चलें जी, पार्ट करें, थर्ड पार्ट करें, मैं आजान सुन।
ओके जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी आसानी से हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है जी, अगर मैं निकालूं 2 के केस में 2 माइनस 100/15, चलो ये बताइए क्या आ रहा है। और इस केस में 128.5 माइनस 100/15, चले बताइए ये क्या आ रहा है। पहले क्या -6.53, दूसरे का दूसरे क्या 1.9। चला, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। और हमने रीजन ड्रॉ करना है। रीजन के लिए ये x है, ये z है, x है 100 के इक्वल, और 2 है मेरे पास यहाँ पे कहीं, 128.5 है यहाँ पे कहीं, और ये 0, ये है -6.53, और ये है 1.9। जी कौन सा रीजन बन रहा है? -6.53 से 1.9 तक का ये आपके पास रीजन बन रहा है। और इसको हम फिर कैसे लिखेंगे? -6.53 से 0 तक, 0 यस, और फिर 0 से से 1.9। 1.9 तक। ठीक है, अब देखें जरा टेबल पे, 0 से -6.53, 6.53 है। 6.5 को हम 3 के नीचे देखेंगे, यानी कॉलम वाइज हमने देखना है 6.5 और रो वाइज हमने देखना है 6.5। रो वाइज देखना है 0.03, यानी ये 0.6.5 है यहाँ पे, नहीं है। यानी इससे आगे जितने भी होंगे उन सब के लिए हम यूज करेंगे 0.5। ठीक है, तो 0.5 यूज करेंगे हम इसके लिए। अप्रोक्सीमेटली वो 0.5 के इक्वल होगा, नेग्लिजिबल होगा उसका जो भी है 0 पॉइंट पावर। और अब हमने देखना है 0 to 1.9 एरिया, तो हम 1.9 को देखेंगे कॉलम में, और अंडर देखेंगे रो वाइज देखेंगे हम इसको 0 पे 1.9, और 0 पे आ रहा है 0.4713। 0.473, 0.4713, और ये मेरे पास आ गया 0.9713। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। अब हो जाएंगे अगले भी। ये फिफ्थ पार्ट भी Yes. आपने करना है, और ये सिक्स पार्ट भी, और फोर्थ भी मैंने आपको दिया था, आपने ये तीनों पार्ट करने हैं, ऑन द सेम लाइंस होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Example 2, that y is equal to 5x plus 10 and x be normally distributed with mu is equal to 10 and sigma square is equal to 25. Find the following probabilities. जी ये कैसे होगा? अब y गिवन है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये म्यू किसका है? ये मीन किसका है? 10। X का वाई का रैंडम वेरिएबल। x be normally distributed with this, ये x का है। मैम वाई की वैल्यू से एक्स फाइंड कर लेंगे और फिर इस तरह जी फाइंड करके निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी तो y की ही फाइंड करनी है, नहीं तो क्यों X ना हम फाइंड करें। मीन भी हम y का फाइंड करें। ठीक है, म्यू ऑफ y मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y विच इज 5x plus 10। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x plus 10। 5 into expected value of x is mu of x, which is 10 plus 10. Now this is equal to 60। और दूसरा हमारा था स्टैंडर्ड डेविएशन, is equal to standard deviation of 5x plus 10। ये किसके इक्वल होता है भाई? ठीक है,
शिफ्टिंग से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इफेक्ट नहीं होता, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ स्केलिंग से होगा, जहां मर्जी आप कर्व को उठा के शिफ्ट कर दें उसका स्प्रेड इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम वैल्यूज को रीस्केल करें यानी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर से डिवाइड करें तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो चेंज हो जाएगा उन वैल्यूज के मुताबिक। तो ये बन जाएगा 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 5, तो ये मेरे पास आ गया 25 के इक्वल। ठीक है, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है z इज इक्वल टू y माइनस म्यू ओवर सिग्मा, म्यू ऑफ y और सिग्मा ऑफ y। y की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए कर रही हूँ तो y की वैल्यू है 54.5 माइनस सिग्मा ऑफ y इज 60 और सॉरी म्यू ऑफ y इज 60 मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसका 25 के इक्वल। जी ये बताइए किसकी वैल्यू क्या आ रही है इसकी? minus 0.22. माइनस 0.22 जी is equal to probability of z is less than minus 0. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब देखिए आ रही है आवाज, नहीं आ रही? अब जी अब आ रही है। अब आ रही है मैम। आ रही है, अच्छा मसला हो रहा है आज आवाज में। ओके, y मेरे पास है ये यहाँ से 60 पे है 0 और ये है माइनस 0.22। जी कौन सा रीजन होगा? z इज लेस देन इक्वल टू माइनस 0.22। माइनस इन्फिनिटी से 0.22 तक। ये वैल्यू होगी। और ये मेरे पास फिर मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगी? माइनस इन्फिनिटी टू z लेस देन 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी। जीरो तक, ठीक है, ये 0.5 है और माइनस 0.22 को हम देखेंगे टेबल से। माइनस 0.22 को टेबल से देखने का मतलब ये है कि 0.22 वही होगा एरिया, यानी आपने 0.2 देखना है यहाँ पे और ये 0.02 यहाँ देखना है। इसकी इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है? 0.87। ठीक है, मैम ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी, इसका 0.5 ही आंसर होगा हमेशा। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना जो हमने पढ़ी थी। क्या आ रहा था? 0.0871 आ रहा था ना। ठीक है, 0.0871 ये हमेशा, क्योंकि 1 के इक्वल होता है ना पीडीएफ के अंदर जो भी आपका एरिया है, क्योंकि वो सिमेट्रिक है तो म्यू के लेफ्ट साइड पे भी 0.5 होगा और राइट साइड भी 0.5 होगा। 0.0871 आ गया और इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये क्या आ रहा है? 0.371 0.3 माइनस नहीं, 0. ये नहीं प्रोबेबिलिटी ये नेगेटिव कैसे आ रही नेगेटिव नहीं है, पॉइंट नहीं आ रहा, कुछ और आ रही है वैल्यू, दोबारा चेक करें। 0.5 से सब्ट्रैक्ट करें 0.0871, 0.0 है ना, 0.4129. आपने इसको रीड नहीं ठीक है जी। क्या आ रही है? 4129. 0.129। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद आपने y ग्रेटर देन इक्वल टू 68 करना है। ठीक है, ये भी आप खुद कर लेंगे और ये जो है ये पार्ट भी खुद कर लेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये कर लेंगे काम। हम आगे चलते हैं, ये काम है? कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा है। एग्जाम्पल 3 से पहले मैं ये एग्जाम्पल 4 एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल 4 को हमने किस तरह करना है। 6 मिनट रह गए हमारे पास। अ मैन गोज टू हिज ऑफिस बाय कार एंड द रूट थ्रू द सिटी सेंटर्स टेक हिम ऑन द एवरेज 27 मिनट्स। ये भी मैं रीड कर रही हूँ, आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे करना है। विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 मिनट्स, with the opening of a new ring road, the man can bypass the congestion of the city center, but the journey now takes on the average 29 minutes with a standard deviation of 2 minutes.
Assuming that both journey times are normally distributed, determine which route is the better one if the man has the first part is 28 minutes, second part 32 minutes to reach his office for an appointment. जी क्या करना होगा इसमें, क्योंकि जो करना होगा वो फिर आप लोगों ने खुद करना है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे करना है, बाकी वैल्यूज आपने खुद फिर फाइंड करनी है. जी स्टूडेंट्स, कौन एक्सप्लेन करेगा कि क्या करना है? हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे 28 पे, जिसकी ज्यादा हुई वो बता दें. 28 पे एग्जैक्टली 28 x इज इक्वल टू 28. हमने तो पढ़ा था कि अगर कंटिन्यूस हो तो एट अ पॉइंट प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल होती है, तो लेस देन इक्वल टू 28 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 28 होगा? Less than equal to. मतलब लेस देन. ये को हमसे आगे तो नहीं जा सकते ना, ये हम कैलकुलेट करेंगे के 5 मिनट के लिए, तो समझो हम ये म्यू और सेशन उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिए, और सेकंड रूट के लिए फिर हम फाइंड म्यू यूज करेंगे, म्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 29 मिनट्स. बेसिकली तो टाइम ही कैलकुलेट करना है ना, टाइम ही आपका रैंडम वेरिएबल है, और सिग्मा ऑफ y इज 2 मिनट्स, सॉरी y नहीं है ये 2 है, ये इक्वल आ गया. तो दोनों के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए आपने दो काम करने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 28 कैलकुलेट करना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन 1 फॉर द फर्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर द सेकंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होगी वही आपका रूट बेहतर होगा. ठीक है, इस तरीके से आपने यही वर्किंग करनी है फॉर दिस x लेस देन इक्वल टू 32 के लिए. तो ये काम आपने अब खुद करना है. इसके बाद हम वापस चलते हैं एग्जांपल 3 की तरफ. एग्जांपल 3 में हमने क्या करना है, the fill volume of an automated filling machine used for filling cans of carbonated beverage is normally distributed with a mean of 12.4 fluid ounces and a standard deviation of 0.1 fluid ounce. First part is, what is the probability that a fill volume is less than 12.1 fluid ounces? Yes. Random variable क्या है इसमें? ये मैम वॉल्यूम शायद दानिश की ड्यूटी है. वॉल्यूम है मैम. वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं बल्कि फिल्ड वॉल्यूम, कि आपने बेवरेज को कितना फिल किया है, कैन को कितना फिल किया है फ्लूइड से, कार्बोनेटेड बेवरेज जो आपके पास. ठीक है, फिल्ड वॉल्यूम, दिस इज योर x, दिस इज योर रैंडम वेरिएबल, दिस इज योर मीन 12 यानी ऑन द एवरेज हम 12.4 आउंसेस फिल कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी ये है, सिग्मा ये है 0.1. okay, so what is the probability that a fill volume is less than 12.1 fluid ounces? क्या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी इसमें कि x is less than 12.1. ओके, तो ये हो जाएगी कैलकुलेट. x को पहले आपने कन्वर्ट करना है इनटू द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल by subtracting 12.4 from it and dividing it by the standard deviation which is 0.1. और वो कैलकुलेट करने के बाद आपने रीजन को शेड करना है, ड्रॉ करना है, स्केच करना है, और उसको एरिया को फिर आपने रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड कर लेना है. सेकंड पार्ट इज, ठीक है, ये आपने करना है. If all cans less than 12.2 or greater than 12.5 ounces are scrapped, what proportion of cans is scrapped? इसमें क्या करना होगा? ये सेम उसी तरीके से नहीं होगा जिसमें दो गिवन होती हैं x की लिमिट्स, एक 12.2 है एक 12.5 है, तो एक सेम क्या है, दोनों का. प्रोबेबिलिटी क्या है? 12.2. स्क्रैप मटेरियल कौन सा होगा? जो कि 12.2 आउंसेस से कम है फ्लूइड, और जिनमें 12.5 आउंसेस से ज्यादा है फ्लूइड. तो एक तो हमने करना है कि x इज लेस देन 12.2, और दूसरा क्या है कि x इज ग्रेटर देन 12.5 आउंसेस. इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है आपने, और ग्रेटर देन.
ये दोनों स्क्रैप्ड होंगे। और व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कैन्स इज स्क्रैप्ड, प्रोबेबिलिटीज की फॉर्म में लिखने से बेहतर है कि आप उसको परसेंटेज में लिख लेंगे, यानी जो आपकी प्रोबेबिलिटीज आएंगी आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो परसेंटेज में आ जाए। क्योंकि टोटल तो हमें गिवन नहीं है ना कितने कैन्स हैं। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कैन्स इज स्क्रैप्ड, तो हम इसको परसेंटेज में लिख लेंगे कि इतने परसेंट कैन्स हमने स्क्रैप्ड किए हैं, क्योंकि तो उनका वॉल्यूम बहुत कम है, कितना वॉल्यूम हम फील्ड वॉल्यूम कम है या उनको फील्ड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, ये कर लेंगे फिर, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट करनी है। जी थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं। डिटरमिन द स्पेसिफिकेशन दैट आर सिमेट्रिक अबाउट द मीन इंक्लूड 95% ऑफ ऑल कैन्स। यस। रिवर्स इंजीनियरिंग है। ये क्या है? टेबल से प्रोबेबिलिटी देख के जी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे हम्म कैलकुलेट करेंगे। तो ये है क्या? सिमेट्रिक अबाउट द मीन इंक्लूड 95% ऑफ ऑल कैन्स, ये क्या है? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़ा समझा दे। आपने स्पेसिफाई करना है कि मीन से 95% कैन्स उसमें इंक्लूडेड हो, यानी आपके पास 95% ऑफ द प्रोपोर्शन हो कैन्स की, बट दे आर सिमेट्रिक अबाउट द मीन। मीन कितना है? 12.4 से हाफ इधर जाना है। 95% का हाफ क्या होगा? 47.5। 47.5 म्यू है आपका 12.4 और हाफ इधर और हाफ इधर, यानी ये एरिया आपके पास आ जाएगा 0.475 और ये एरिया भी हो जाएगा 0.475। तो ये x1 की क्या वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू क्या है? ओके, ये हमें कैलकुलेट करनी है। समझ आ रही है बात की दानिश? यस मैम। ठीक है, 12.4 से हमने के अबाउट सिमेट्रिक रहते हुए, मीन के अबाउट सिमेट्रिक रहते हुए हमने वो स्पेसिफिकेशंस बतानी है, यानी इतना वॉल्यूम आपने कम रख सकते हैं और इतना वॉल्यूम जो है आप ज्यादा रख सकते हैं। इतने वॉल्यूम से स्टार्ट करके इतने वॉल्यूम तक आप जा सकते हैं, फील्ड वॉल्यूम तक। ठीक है, इतना के 95% उसमें इंक्लूड हो जाए। तो हमें क्या करना होगा फिर? हमें तो जी में ही, टेबल तो हमें जी में ही देगा, ये 0 होगा और ये Z1 कहते हैं और इसको Z2 कहते हैं। जी बताइए कि अब ये कैसे, फिर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की थी? अब ये Z1 की वैल्यू निकालें 0.475 के कॉरस्पॉन्डिंग। Z1 क्या आएगा उसका? जी टेबल से देखें, इनवर्स यूज करें टेबल को। पॉइंट 475 देखें कहाँ पे लाई करा। 0.475 मैंने टेबल नहीं है। टेबल नहीं, मैंने टेबल तो किया है 475। ये है 0.475, तो ये कहाँ लाई कर रहा है? 1.96 पे। यस, तो Z1 Z2 तो 1.96 हो गया और ये कितना होगा? ये -1.96 होगा। दोनों जीरो के एक लेफ्ट साइड पे है तो -1.96 और Z2 1। ये हमने इनवर्स यूज ऑफ द यानी एरिया गिवन था, उसे हमने Z की वैल्यूज कैलकुलेट की है, 1.96 आ गया। इससे हमें कैलकुलेट करनी है अब x की वैल्यूज, x1 और x2 की वैल्यूज। तो मेरे पास है Z1 is equal to x1 minus mu over sigma and Z2 is equal to x2 minus mu over sigma। Z1 मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ -1.96, x1 मुझे कैलकुलेट करना है, म्यू की वैल्यू गिवन है 12 पॉइंट और सिग्मा की है 0.1। ये बताइए क्या आ रही है? इसमें से x1 कैलकुलेट करें, उसको से मल्टीप्लाई करें और यहाँ लाके ऐड कर दें। और Z2 है 1.96 और x2 कैलकुलेट करना है, म्यू है 12.4 और ये है 0.1। दिस इम्प्लाइज दैट
दिस मैम इम्प्लाइज C1 के दैट लिए x1 है x1 12.204 क्या आ रहा है 12.204 12.20, ठीक है, एंड x2 इज इक्वल टू 12.596 5। ये जरा 12.5 कैलकुलेट कर लें कि दोनों का डिफरेंस सेम है। 12.4 से ये भी उतना ही उधर है x1 जितना x2 उधर है, ठीक है, यानी कि हमें लेना होगा 12.204 से 12.596 तक। इतना वॉल्यूम अगर हम लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम हम रखते हैं, तो फिर हमारा 95% ऑफ कैंस उसमें यूटिलाइज हो जाएंगे सारे। अदरवाइज हमें स्क्रैप्ड फिर हो सकता है कम या ज्यादा करना पड़े। ओके जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया? ये थर्ड पार्ट मैंने किया था आपके लिए। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो नो मैम मैम, इजी था। आसान काम था, तो अभी आप ही कह रहे थे कि समझ नहीं आ रहा स्पेसिफिकेशन। तो क्वेश्चन आपका बेसिकली वर्किंग सेम वही होगी, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। CMS तो अभी भी वर्क नहीं कर रहा, तो मैं ये करती हूँ कि सबको प्रेजेंट डाउनलोड कर लेंगे। जी सबको प्रेजेंट तो मैं नहीं करूंगी। लिस्ट डाउनलोड कर लें मैम। जी वही करें।